आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र का सीरीज हमने चला रखा है, जो पॉलिटी का सीरीज है आपको, जिसमें हम लोग बहुत सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फंडामेंटल राइट, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे तो प्रेसिडेंट से तो भर भर के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फंडामेंटल राइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को हमने कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में प्लीज जाके चेक करें, वो सारी वीडियो अवेलेबल है वहाँ पे। एक साथ आप लोग सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो आज का जो है टॉपिक वो वाइस प्रेसिडेंट को लेके, तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंड क्योंकि इस वीडियो का पर्पस मैंने बार बार यही बताया आप लोगों को कि हम लोग को रिविजन करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। अगर कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो आप लोग चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसके लिए भी सीरीज स्टार्ट करूंगी। बट ये आप लोग अगेन आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, क्योंकि मैंने देखा कि इस वीडियो को काफी ज्यादा आप लोग लाइक कर रहे हो और इवन बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हो। तो मुझे इससे मोटिवेशन आ रहा है, तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। तो अगर आप लोग को अलग से सीरीज वगैरह चाहिए जिस पे आप लोग कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो उसके लिए मैं अलग अलग से इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगी। बट आप लोग उसके बारे में मुझे बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वाइस प्रेसिडेंट से। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मॉडल ऑन लाइन्स ऑफ अमेरिकन, ठीक है। अब सबसे जरूरी यही बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कहाँ से हमने लिया है। कैनेडियन से लिया है, ठीक है। यूके डाल दिया जाएगा आपको, जर्मनी डाल दिया जाएगा, फ्रांस डाल दिया जा सकता है। बट हमें याद क्या रखना, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये, अमेरिकन लाइन्स पे, ठीक है। मोर लाइक अ अमेरिकन कॉन्सेप्ट। वाइस प्रेसिडेंट इज नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट। और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगर आप देखोगे, ठीक है, जो क्रम हम देखते हैं जिसमें सबसे हाईएस्ट आपको किसको रखा जाता है, प्रेसिडेंट को रखा जाता है। और प्रेसिडेंट के बाद कौन होते हैं आपके, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। तो आप आर्टिकल जो अनुच्छेद जो है वो बहुत बहुत, अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के, इवन जो यूपीएससी है वो भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना उसमें शुरू हो गया है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आर्टिकल याद तो नहीं करना, बट अगर आप क्रोनोलॉजी में समझते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 63 जो है उसमें देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 64 में क्या बोला गया आपको, जो प्रेसिडेंट होते वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपको, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। while the acting president or discharging the function of the प्रेसिडेंट अगर अपना फंक्शन डिस्चार्ज करे तो उसके बाद कौन काम करता है आपको, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर। अब जब वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का अगर सीट वैकेंट हुआ तो अगर प्रेसिडेंट बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो उनका जो ड्यूटी है चेयरमैन वाला, राज्यसभा वाला, वो ड्यूटी नहीं होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 65 में मेंशन है। एंड ही इज नॉट एंटाइटल टू सैलरी अलाउंसेस पेड टू। अब इसका नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे उसके बाद उनको राज्यसभा का भी जो अलाउंसेस मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था, वो भी वापस मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनको जितना सैलरी आपको किसको मिलता है, प्रेसिडेंट को मिलता है। तो प्रेसिडेंट का सैलरी कल के लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था 5 लाख मिलता है। उनको 5 लाख सैलरी दिया जाएगा। अब ये जो बाकी जो आपको चेयरमैन वाला चीजें हैं वो उनको सारे चीजें नहीं मिलेंगी। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ। अब इसमें इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो थोड़ा हम लोग कंपेरेटिव स्टडी भी रखेंगे। जैसे प्रेसिडेंट का आप लोगों ने देखा, तो प्रेसिडेंट में आपने क्या देखा था कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, ठीक है। प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। बट यहाँ पे आप देखोगे कि बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस मतलब एलएस लोकसभा एंड आरएस राज्यसभा, दोनों के मेंबर होंगे। बट यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं होता है किसमें, वाइस प्रेसिडेंट में। बट अगर हमने प्रेसिडेंट वाले में देखा था तो स्टेट का भी रोल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल होता है, पुडुचेरी और दिल्ली का भी रोल होता है, कहाँ पे, प्रेसिडेंट में। तो ऐसे कंपेरेटिव स्टडी से आपको चीजें लंबे समय के लिए याद रहेगा। उसके अलावा इनका इलेक्शन किस तरह का होता है, तो ये आर्टिकल 66 में मेंशन है, ठीक है, 66 के 1 में मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट का अकॉर्डिंग्स विद यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इनका वोटिंग जो होता है वो सीक्रेट बैलेट में होता है। अब क्राइटेरिया क्या है, एक किसी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का तो क्या क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। शुड बी कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल का होना चाहिए एज, ठीक है। शुड बी क्वालिफाइड फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के वो चेयरमैन बनने वाले हैं। तो ये आपको ट्रिवियल हो सकता है, बट हमें याद रखना है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी जो भी आपको क्या होती है क्वालिफिकेशन होती है, वो आपको वाइस प्रेसिडेंट में होना चाहिए। आर्टिकल 66 के 3 में मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉ हिज सैलरी, उनको सैलरी कितना मिलता है, 4 लाख मिलते हैं, और प्रेसिडेंट को आपको 1 लाख इनसे ज्यादा मिलते हैं। हिज कैपेसिटी है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए होते हैं।
और 67 में जो है 67 के ए में वाइस प्रेसिडेंट में राइटिंग वो अपना जो है रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, ये आपका वाइस वर्सा होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67 का बी जो है इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से किया जा सकता है। बट अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट वाला देखा था वो बहुत ही ट्रिवियल प्रोसेस था, जिसमें आपने देखा था कि दोनों हाउस में आपको 2/3 होना चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत लंबा प्रोसेस था इम्पीचमेंट का। बट इनका क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए, जिसमें एग्री किसका होना चाहिए। अभी रिजोल्यूशन पास कहाँ पे होगा, राज्यसभा लिखा हुआ, तो यहाँ पे याद रखना। उसमें आपने प्रेसिडेंट में देखा था कि किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, बट यहाँ पे क्या आपको, क्योंकि ये राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा के आपके क्या होता है, चेयरपर्सन होते हैं, इसीलिए राज्यसभा में इनका रेजोल्यूशन पास होगा। बट इसको एग्री कहाँ से होना चाहिए, लोकसभा से होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना कि कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका क्या टेन्योर है, ये सारी चीजें देख लेना आप। अभी अगर देखा जाए तो 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके, जगदीप धनखड़। बट इन्होंने क्या कर दिया, आपको रिजाइन दे दिया है। तो अब जो बनेंगे आपको क्या बनेंगे, 15th नंबर के बनेंगे। बट इनका इलेक्शन आपका सितंबर में होने वाला है, तो सितंबर में जब इलेक्शन हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। बट अभी ये अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, रिजाइन दे चुके हैं। तो अपडेटेड उस टाइम पे होगा, तो मैं करंट अफेयर में इस चीज को कवर करवा दूंगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ, इनके जो इलेक्शन जो होता है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड प्लस एन प्लस इलेक्टेड। ठीक है, और कौन से, एलएस और आरएस, दोनों हाउस के होते हैं। बट यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है, ये याद रखना आप लोग। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको, 66 के 1 में मेंशन है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, कैसे इलेक्शन होता है इनका, बोथ द मेंबर, सेम क्वेश्चन है। हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होते हैं, थ्रू द इलेक्शन ऑफ एमपीज। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस तरह से क्वेश्चन को उसका स्टेटमेंट बदला जाता है। अगेन ये आर्टिकल 66 में मेंशन है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे, मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे, बट ये जो आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। तो सही है, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का तो प्रेसिडेंट में रोल होता है, वाइस प्रेसिडेंट में कोई रोल नहीं होता। स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 ओनली। अब इनके इलेक्शन के बारे में जो है वो उनको कहाँ पे मेंशन है आपको, ये प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कहाँ पे मेंशन है आपको, 54 में मेंशन है। जहाँ पे कल अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है तो प्लीज प्रेसिडेंट वाले जो आपको लेक्चर है उसको रेफर करें, तो वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। 7 क्वेश्चन है कि गिवन टू स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस का जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये दोनों आपका स्टेटमेंट क्या, आपको दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 66 का 3 जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया पर्सन का क्या क्या, एक किसी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्या आपके जो है वो क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एज होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया 35 ईयर दिया है, उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और मेंबर ऑफ जो काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं उनके सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए। आर्टिकल 64 में आपको जो बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो वो क्या होता है, आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के, एंड सेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तो सही है। ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द, अब इसमें इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है आपको, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, राज्यसभा लोकसभा के दोनों मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। ये आपको कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 66 में इनका इलेक्शन वाला जो कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। और आर्टिकल 64 में क्या मेंशन है आपको, ये चेयरपर्सन होते, चेयरपर्सन किसके होते, काउंसिल ऑफ स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये तो हमने पढ़ रखा है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं आपको, वाइस प्रेसिडेंट। तो देख रहे हो कि बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और पीवाई क्यू सॉल्व करने का यही प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको रिपीट होता ही होता है, विच इज नॉट करेक्ट। ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है,
तो यहाँ पे पहला लिखा है कि प्रेसिडेंट उनका एज मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए 35 साल है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या सही है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र, ये भी सही है। अब ये याद रखना कि इनको इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता, इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑल अदर 3 स्टेटमेंट आपका सही है। जो आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत है, अपॉइंटमेंट नहीं होता, इनका क्या होता है, इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। अब अगेन पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो उनसे कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। इन ऑर्डर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड एज इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल तो नहीं है, काउंसिल ऑफ स्टेट था वहां पे लिखा हुआ, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट है। तो पूछा जा रहा है किसमें से कौन सा नहीं आर नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट तो आपका ये वाला भी हो गया, ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो कैंडिडेट ये होते हैं, तो ये भी आपको क्या है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज, हाँ, तो दोनों का 5-5 साल होता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही है। ये भी आपका क्या है, सही है। इनकरेक्ट इसमें से ढूंढना है, ही कैन बी रिमूव थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट, इनका कोई इम्पीचमेंट नहीं होता, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो हमें इसमें से इनकरेक्ट जो है वो चूज करना है, तो इसमें 1 और 4 जो आपका इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो आपको क्या है, सही है। With the reference of election of vice president of India, which is declared void by the Supreme Court, इसमें से करेक्ट कौन सा है, द एक्ट डन बाय हिज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड, ठीक है। द एक्ट डन बाय हिम वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड। दोनों एंटी स्टेटमेंट है, तो ये तो ट्रिक आप लोगों को पता है, अगर 2 एंटी स्टेटमेंट है तो उसमें से एक ही सही होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे पूछा क्या गया आपको, करेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 ओनली, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एज पर द आर्टिकल 71(2), जो 71 का पार्ट 2 है, इसमें बोला जाता है कि इफ द इलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acts done by him in the exercise or performance of the powers and duties of the office of president or vice president, as may in the case may be before the date of the decision of the supreme court, shall not be invalidated by the reason of that declaration। तो इसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा जो आपका गलत है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इट इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्नेटरी ऑफ इंडिया। तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी में, अगर हमने देखा तो प्रेसिडेंट के बाद आपको कौन सेकंड कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ही हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, इनका कोई फॉर्मल फंक्शन जो है वो ऑफिस से अटैच नहीं होता, ठीक, ये भी दिया हुआ है। डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट ही जो है आपको क्या प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और हिज रिमूव, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if vice president of India has to discharge the duty of president in his absence due to some reason, then what is true, क्या true हो सकता है आपको। in this duration vice president hold the post of chairman of the, नहीं, ये तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो ये चेयरपर्सन ऑफ चेयरमैन कैसे बन सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो आप एलिमिनेशन से पहुंच सकते हो, ठीक है। 1 जिसमें उसमें क्या कर दो, एलिमिनेट करो, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इन हिज ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट विल गेट द इमोलिटी ऑफ, जो सैलरी आपको प्रेसिडेंट को मिलने वाला सेम सैलरी उनको भी मिलने वाला, तो ये स्टेटमेंट सही है। इफ इन हिज ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल परफॉर्म ड्यूटी, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं, अब चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं वो आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, रिजोल्यूशन कहाँ पे रिजोल्यूशन पास होगा आपको, काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा में नहीं होता आपका, कहाँ पे होता है, राज्यसभा में, तो ये याद रखना है। रिजोल्यूशन कहाँ पे प्रपोज किया जाएगा, ठीक है, तो ये राज्यसभा में किया जाएगा, ओनली इन राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसाइडेड ओवर बाय whom इज नॉट अ मेंबर, कौन इसके मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर विच गिवन वन कंसिस्ट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन डिग्नेटरीज बिकम, ठीक है। अब ये आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इसमें पूछा जा रहा है कि डिप्लोमेट पोस्ट पे भी थे, एम्बेसडर भी थे, हाई कमिश्नर भी थे,
और वाइस प्रेसिडेंट भी बने हुए थे। तो कौन थे आपको? डॉक्टर राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो एम्बेसडर कहाँ के थे आपके? यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन। और कब से कब तक थे ये? 1949 से 52 के बीच में थे। और वीवी गिरी जो थे वो हाई कमिश्नर थे किसके? श्रीलंका के, 1947 से लेके 51 के बीच में। और के आर नारायण जो थे वॉज ऑल्सो एम्बेसडर टू चाइना। तो ये कुछ एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले आपको डिप्लोमेटिक पोस्ट होल्ड करते थे। Who among the following held the office of the vice president? किसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हेल्ड किया? तो ये अगर आप वो एक बार वो डेटा अगर देख के जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो कौन कौन किसने किया आपको? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। उसके अलावा कौन थे आपको? शंकर दयाल शर्मा। अब नीलम संजीवा रेड्डी नहीं है आपको, और फखरुद्दीन अली अहमद नहीं है। Which of the following statement is not correct? The constitutional amendment will has to pass by the both houses separately with a special majority. Consider cases in Supreme Court is heard by the minimum 5 judge. Incorrect पूछा जा रहा है, ठीक है, statement. Freedom of press is included in the fundamental rights. Freedom of speech and expression ये भी सही है. Zakir Hussain was the first vice president of India. ये आपका incorrect है. अगर पूरा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लास्ट तक स्टेटमेंट तक पहुंच नहीं पाते। अगर लास्ट स्टेटमेंट पर पहुंचोगे तो आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये राधा कृष्णन थे आपके कौन? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ आपको नंबर पूछा गया, तो नंबर जो अपडेटेड है उसके हिसाब से चलोगे। जैसे कि अभी 40 नंबर के जगदीप धनखड़ थे, अब नया आएंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो वो याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देख लेते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 का 1 जो है, देयर शिल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एंड हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his function act as according with the such advice. However, the president may require the council of minister to reconsider such as advice. The president shall in accordance with the advice tendered. अब ये जो एड एंड एडवाइस वाला फीचर है, ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया था कि अगर आपको याद हो इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट का पावर है उसको इंक्रोच किया गया था और बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया था। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है बहुत ज्यादा उनको उनको कोई इस्तेमाल नहीं, इनको एज ए पपेट ना यूज किया जाए, ये इन सारी चीजों को ऐड किया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, उनको एज अ रबर स्टेम ना यूज किया जाए, तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट जो आपको 1978 में आता है उसके बाद ये सब चीजें आपको की जाती है। The aid and advice tendered by the Minister of President shall not be inquiry into the court. Inquiry नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल में? आपको 74 का 2 में। According to Article 75, the Prime Minister shall be appoint. अब यहाँ पे प्लीज ये याद रखना पड़ेगा आपको, इनका अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और जो अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट किसके एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 का जो 1A है, टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है आपको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है शेल नॉट बी एग्जिस्ट, जो एग्जिट नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? परसेंटेज आपको याद रखना है, 15% से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। आपको वहां पे स्टेटमेंट में फंसाने के लिए दे दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो आप अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन को प्रॉपरली, तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर आपको कितने परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। दिस प्रोविजन, ये पहले से प्रोविजन नहीं था, ये अमेंडमेंट से आया हुआ था। 91st अमेंडमेंट आपका 2003 का है जिसमें ये चीजें ऐड की गई थी। एज पर द आर्टिकल 75, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर। अब ये याद रखना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली। अब ये पता नहीं कितने बार कितने एग्जाम में पूछा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वहां पे आपको पार्लियामेंट भी डाल दिया जाता है और लोकसभा भी डाल दिया जाता है। तो पार्लियामेंट उसका कभी भी आंसर नहीं होगा, लोकसभा ही होगा, क्योंकि ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये लोकसभा के इलेक्शन से ही इलेक्ट होके जाते हैं। तो पार्लियामेंट तो आपको कंप्राइज हो जाता है, प्रेसिडेंट भी होते हैं, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है। तो जहां से इलेक्शन होके जा रहे हैं उसको ही रिस्पॉन्सिबल होंगे राज्यसभा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी आ जाएगा ना। तो इसीलिए आंसर आपको याद रखना है कि लोकसभा होगा। द कैबिनेट टर्म, ठीक है, वॉज मेंशन। अब यहाँ पे बोल दिया जाता है कि कैबिनेट शब्द जो है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है कि कौन सा वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इतना इजी तो है नहीं कि सारा का सारा वर्ड लर्न कर लिया जाए, बट कुछ शब्द है जिसका फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कैबिनेट पूछा जाता है कि ये वर्ड है कि नहीं आपको। तो ये वर्ड आपको एक ही जगह आपको यूज हुआ है, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे यूज हुआ? सबसेक्शन ऑफ 3 ऑफ आर्टिकल 352, 352 जो है वहां पे कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको इंसर्ट किया गया था कब? 44th अमेंडमेंट, जो कि आपका कब आया था? 1978 में। इट डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन ओरिजिनल कंटेंट। तो ओरिजिनली आपको कैबिनेट जो शब्द है वो नहीं था
इसको ऐड किया गया है, ठीक है। इट इंक्लूड द कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी टू ब्यूरोक्रेट्स कंसर्न मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। सेंट्रल कैबिनेट जो होता है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होता है? प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज कैबिनेट, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं? आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो आपको कौन होते हैं? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कि कैबिनेट जो सेक्रेटरी हो किसके हेड होते हैं, तो किसके चेयरमैन होते हैं? आपको सिविल सर्विस बोर्ड के होते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटमेंट एज द मिनिस्टर बट विद इन 6 मंथ। अब ऐसा नहीं कि किसी को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट हो सकता है, मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, ठीक है। बट उनको विद इन 6 महीने जो है कोई ना कोई किसी का मेंबर जो है मेंबरशिप उनको लेना पड़ेगा आइदर हाउस, ठीक है, या इलेक्शन या नॉमिनेशन के थ्रू कोई भी हाउस में उनको अपना जो मेंबरशिप वो लेना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा का ले लोकसभा का ले। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ, ओथ जो है किसको दिलाते हैं? प्राइम मिनिस्टर को दिलाते हैं, अदर मिनिस्टर को दिलाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द Union Cabinet meeting. According to Article 78, it shall be the duty of Prime Minister to communicate the President all decision of the Council of Ministers and to furnish such information relating to administrator of the affair of Union proposal and legislation of the President may call. तो इनसे रिलेटेड जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर शेयर करना है तो ये सारे काम आपको प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कहाँ पे मेंशन? आर्टिकल 78 में मेंशन है। प्राइम मिनिस्टर सबमिट हिज, अब प्राइम जैसे कि हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट अपने रेजिग्नेशन किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट को दे रहे, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको दे रहे? वाइस प्रेसिडेंट को दे रहे। प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे। द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये भी कहाँ पे आपको मेंशन है? ये आपको एलोकेशन बिजनेस रूल है 1961 का, विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 77। देर आर 52 मिनिस्टर एट, अब यहाँ पे ये उस टाइम का लिखा हुआ, द नंबर ऑफ मिनिस्टर अब यहाँ पे 18 था, 18 था, आपको ये याद रखना है। 15 अगस्त 1947 में आपको कितने मिनिस्टर थे सेंटर में? 18 थे, बट ये जो यहाँ पे 52 वाला है ना, इसको अपडेट करके देखना है क्योंकि इसमें फेरबदल होता रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, लीगल नेम क्या है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? 300 आर्टिकल के तहत, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपको। यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यूनियन ऑफ इंडिया ये लीगल नेम है इनका आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 300 में यूनियन ऑफ इंडिया जो है लीगल नेम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर होता है, तो क्या ये सच में उनके हाथ में होता है? यूनियन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है या प्रेसिडेंट के हाथ में होता है? तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, तो ये ऐसे ही आप क्या कर लोगे, इसको एलिमिनेट करोगे तो ये गया आपका, ये भी गया। आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। 2 में क्या है आपको? द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते, तो ये सही है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं उसके हेड तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नीड्स नॉट टू मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ऐसा नहीं है 6 मंथ तक इनके पास होता है, अगर 6 मंथ में इनको मेंबरशिप लेना होता है, तो ये भी सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है? नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ, नॉमिनल तो नहीं होते, ठीक है, रियल हेड होते हैं, तो ये गलत है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट को, तो ये भी गलत है आपका। ही कांट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, कर सकते हैं ये डिसमिस। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये दोनों देखोगे तो एंटी स्टेटमेंट, और एंटी स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट आपको क्या होता है? सही होता है, तो ये सही है आपको। ये कहाँ पे मेंशन है आपका? आर्टिकल 74 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज क्या होते हैं आपको? ये अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, ना ही इलेक्टेड होते, ना ही सेलेक्टेड होते, ना ही नॉमिनेटेड होते, क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं। इनको अपॉइंटमेंट कौन, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको? 75 के 1 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज हेड ऑफ किस चीज के हेड होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। अगेन ये आपको कहाँ पे मेंशन? आर्टिकल 74 का पार्ट 1 जो है आपको उसमें मेंशन है। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ, किसके बारे में ड्यूटी है आपको? प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी आपको मेंशन किया गया आर्टिकल 78 में। अब क्या क्या इनका ड्यूटी है 78 में? आपको जो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, किस चीज का इन्फॉर्मेशन देंगे? रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन। इफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्स सबमिट और कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर
on which a decision has been taken by the minister but not considered by the council of minister। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है 78 में है, और 78 जो है ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसको देखना है। कैबिनेट है, मिनिस्टर ऑफ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको क्लासिफिकेशन होगा? द टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही, ये स्टेटमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इतना ज्यादा ये सब चीजें आपको लगता है क्लैरिफाई करके दिया गया होगा। करेक्ट पूछा गया तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट सही था, और जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। बट ये 50% वाला, 15% वाला ऑलरेडी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है। कैबिनेट मीन्स क्या होता है आपको? मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर, इट contain a senior executive body called a union cabinet with supreme decision making in India. Only prime minister and minister of rank of cabinet minister are a member of cabinet। ये याद रखना है। कैबिनेट में कौन कौन होते हैं, कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? तो ये मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक ही इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, द वर्ड मंत्रिमंडल या कैबिनेट जो है मेंशन ओनली वंस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ पे मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये 352 में है। और याद रखना कि ओरिजिनली ये टर्म जो है कैबिनेट नहीं था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 44th अमेंडमेंट से आया हुआ है। तो ऐसा भी बोल दिया जाए कि ओरिजिनली जो है वो कैबिनेट आपके उसमें मेंशन था पहले से, बट पहले से नहीं था, ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। विद द रेफरेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इसमें से देखना है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी डिजाइन सोली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। ठीक है, सोली, ठीक है, इस तरह का एक ही काम होगा, इस तरह का तो हो नहीं सकता। तो थोड़ा वर्ड्स पे भी, एक्सट्रीम वर्ड को भी आप देख सकते हो। ये एक टाइम था यूपीएससी जब ये ट्रेंड फॉलो करता था। ठीक है, अभी भी कुछ क्वेश्चन में ये चीजें अभी भी एप्लीकेबल है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपको। इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एआरसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एआरसी रिपोर्ट था आपको 1966 में, जिसमें बताया गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाने के लिए on this place under the प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसके क्या होते हैं? मिनिस्ट्री, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बोला जाए, डिपार्टमेंट पर्सनल किसके अंदर आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। रिकमेंडेशन याद रखना किसका था? सेकंड ईयर जो आपका ईआरसी रिपोर्ट है उसका रिकमेंडेशन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद द रेफरेंस ऑफ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, क्या सही है आपको? द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे, एक तो सुप्रीम पावर है अपने आप में, कौन? प्राइम मिनिस्टर। आपको क्या लगता है कि इनका एडवाइस लेके इस चीज को क्रिएट करेंगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। दूसरा, ईच मिनिस्टर असाइंड अ मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सही है। ठीक है, टू एक्सरसाइज एक्चुअल एंड एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसके पास एक्चुअल पावर? तो प्राइम मिनिस्टर के पास। इनको रियल हेड बोला जाता है। आर्टिकल 75 में देखोगे तो काफी सारे इनके पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रेसिडेंट सेल मेक रूल्स फॉर अ कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेट द बिजनेस। ये आपका सही है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये क्या हो जाएगा आपको? प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो 77 जो आर्टिकल है वहां पे एग्जीक्यूटिव एक्शन के बारे में बात किया गया। ठीक है, जो कि किनके नाम पे लिया जाता है? सारे नाम किनके नाम का यूज किया जाता है? प्रेसिडेंट का नाम यूज किया जाता है। तो इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, बट ये दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 का 3 जो है, प्रेसिडेंट शैल मेक द रूल कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, ये सब एलोकेशन करना है बिजनेस का, ये प्रेसिडेंट का काम होता है। 15 क्वेश्चन, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो ऑलरेडी आपको अगर पता है। तो जो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो आपको कौन से अपर हाउस से ही थे? राज्यसभा से ही बिलोंग करते थे। तो ये चीज तो पॉसिबल, अगर बोल दिया जाए कि अपर हाउस से नहीं होते हैं तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये सही है, बट ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बिलोंग अगर होते हैं तो क्या होता है। तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो करेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वो अगर उनके खिलाफ अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो वो अपने आप को नहीं वोट कर सकते, क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपको कहाँ पे होता है? लोकसभा में। तो राज्यसभा में तो होता नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर नहीं होता तो लोकसभा में जब ये मेंबर नहीं है तो ये क्यों इस पे वोट नहीं, तो वोट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ही शैल नॉट बी एबल टू स्पीक इन द बजट, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बात करने की तो उनको पावर होगी ही, कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द, ऐसे ही नहीं है, दोनों हाउस में स्टेटमेंट दे सकते हैं।
he will have to become the member of lower house within this, ऐसा नहीं है, किसी भी हाउस में मेंबर रह सकते हैं. Which of the following articles Constitution describe the appointment and disqualification of the Council of Minister? किसी disqualification के बारे में कहाँ पे mention है आपको? Article 75 में mention है. State of Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President of advice of Prime Minister. Article 75 में ये mention है. Prime Minister of India is generally क्या होते हैं आपको? ये member of generally लिखा है, ठीक है? Always नहीं लिखा हुआ है. Member of लोकसभा होते हैं, generally होते हैं, but ऐसा नहीं कि राज्यसभा से भी आपको आ सकते हैं. The Prime Minister of India at the time of his or her appointment क्या होते हैं आपको? अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते 1 by 1. नीड नॉट नेसेसरी टू बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस बट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, जरूरी नहीं कि उनको मेंबर होना ही होना है, लेकिन विद इन 6 मंथ उनको किसी हाउस का मेंबरशिप लेना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. बाकी से स्टेटमेंट देख लो. नीड नॉट नेसेसरी टू बी मेंबर ऑफ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. मस्ट बी मेंबर ऑफ, ऐसा नहीं है. मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसा नहीं है. ये सारे स्टेटमेंट गलत है. Which of the what is the minimum age required to be the member of prime minister? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए. द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट प्राइम मिनिस्टर का आपको 25 साल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं. लोकसभा के मेंबर का भी 25 साल का एज क्राइटेरिया है. द प्राइम मिनिस्टर इज क्या होते हैं आपको? अपॉइंटेड होते हैं. कौन अपॉइंटमेंट करता है इनका? प्रेसिडेंट करते हैं. और कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको? 75 में मेंशन है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है. ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली, ठीक है, अमॉन्ग द कुछ मेंबर, ये ठीक है. तो ओनली ऐसा कुछ इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है. ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर द काउंसलिंग द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है. ही हैज फुल डिस्क्रिप्शन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर सर्व्स एज अ प्राइम मिनिस्टर. इनके पास प्राइम मिनिस्टर पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किसी को भी अपना जो वो कैबिनेट में लेके आ सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं. ही इज द ओनली लिमिटेड पावर, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है. ये 1996 का क्वेश्चन है यूपीएससी का. देख रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन उस टाइम पे भी पूछा जाता था. क्वेश्चन नंबर 22 है कि सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस. कितने दिन के लिए रह सकते हैं? आपको 6 मंथ के लिए रह सकते हैं, बट 6 मंथ के बाद उनको क्या करना है पता है? मेंबरशिप लेना पड़ता है. अगेन सेम क्वेश्चन, ये 6 मंथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दिया हुआ है. द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड फॉर द कैबिनेट, है ये, ठीक है. द मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्ट, ये मेंबरशिप बस कैबिनेट लोकसभा की ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ये स्टेटमेंट आपका नॉट ट्रू है. द कैबिनेट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस, ठीक है, ये भी सही है. कैबिनेट कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम. अब ये पूछा जाए किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये सवाल आपको बार बार पूछा जाता है. और ये किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा को होंगे. इवन कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पूछा जाए तो कलेक्टिवली किसको? लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है. ना ही प्रेसिडेंट को, ना ही कैबिनेट को, ना ही राज्यसभा को, ना ही पार्लियामेंट भी अगर आता है ना ऑप्शन में, तो आंसर आपको लोकसभा ही टिक करना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन वही क्वेश्चन है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे आप? टू द हाउस ऑफ पीपल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन एज पर द आर्टिकल 74, ठीक है. तो ये 74 वाला जो आपको, ये कहीं नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3. द काउंसिल किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो यहाँ पे आपको लोकसभा दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ये इसीलिए क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? लोकसभा. यूनियन जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल अगेन ओनली टू लोकसभा. अब ये क्वेश्चन है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द कैबिनेट सेंट्रल शैल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को तो नहीं होंगे, ठीक है, लोकसभा को होंगे. तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या है? इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट, इनकरेक्ट. तो आप आ जाओगे. यूनियन मिनिस्टर जो होल्ड करते ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है आपको. यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाता. प्राइम मिनिस्टर सेल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, तो ये भी सही है आपको. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है? द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, सही है आपको. यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये तो बिल्कुल गलत है. प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे नहीं होते, प्रेसिडेंट प्लेजर पे होते हैं, ठीक है. तो ये इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहला स्टेटमेंट क्या आपको करेक्ट है.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, बोथ बोथ तो नहीं है, इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो आपको ऑटोमेटिक है कि आंसर क्या हो जाएगा, डी निकल के आएगा। इस साइड इधर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोड एज अ कन्वेंशन, कहाँ पे आपको नहीं है इसमें। फाइनेंस मिनिस्टर टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस, ऐसा कुछ यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन हिज इफ ही लूजेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, ये कोई कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू, किसका सबऑर्डिनेट होता है, लेजिस्लेचर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन, क्या मूव कर सकते हैं वो, कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कैन मूव द कॉन्फिडेंस मोशन, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन ओनली इन लोकसभा, ठीक है, ओनली लोकसभा में होता है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकसभा when it has to prove confidence or support of the majority in the house. काउंसिल मिनिस्टर जो रिजाइन करेंगे इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर, ठीक है, किसको रिजाइन पे, कहाँ पे रिजाइन होगा, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में तो ये चीजें होता है। आफ्टर रिजाइनिंग whose permission does minister requires to give the statement in लोकसभा, किससे लेना पड़ेगा आपको, स्पीकर से लेना पड़ेगा। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कितना होना चाहिए आपको, 50 होना चाहिए। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है तो आपको कम से कम 50 मेंबर का वो समर्थन होना चाहिए। द लिस्ट नंबर ऑफ मेंबर हु कैन टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन, कितना, 50 मिनिमम है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सही है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कन्वेंशन है आपको। सेकेंड है कि जो क्वेश्चन है आपको दो ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ठीक है। अब ये ओनली पॉलिटी में ना बहुत ज्यादा ओनली आपका काम नहीं करता है, तो ये सही लिखा हुआ है कि लोकसभा में ही ये चीज होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट का आपका सही है। जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बारे वो कहाँ पे मेंशन है आपका, रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट बिजनेस लोकसभा रूल नंबर 198 में मेंशन है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रूल बुक में है। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अगर रिगार्डिंग द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो 27 नॉन कॉन्फिडेंस, 9 नॉन, ये सब ईयर्स लिखा हुआ, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है, बहुत ही पिक्युलर क्वेश्चन है आपको, इसलिए क्वेश्चन ही डिलीट हो चुका है ये। वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये यहाँ पे भी स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। आर के सन मुकान चेटी, ठीक है, जिनको एस चेटी भी बोला जाता है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, 1947 से 48 के बीच में होते हैं। Who was the first law minister of cabinet post independence, post independence में कौन थे आपको, बी आर अम्बेडकर थे। अगर पूछा जाए कि जो आपका फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो आपने बी आर अम्बेडकर बोल दिया, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस में इंटरिम गवर्नमेंट जो आपको बनता है 1946 में, उसमें कौन होते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल होते हैं। Which of the following is not correct situation arising after the resignation of council of minister? प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं हो जाएगा, इलेक्शन वापस से करवाया जा सकता है, प्रेसिडेंट शैल बी कंटिन्यू अल्टरनेटिव अरेंजमेंट देखा जाएगा, ठीक है, ये सब सही है, पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। Among the following given names, which portfolio cabinet 1947 was different from his portfolio in interim government? इंटरिम गवर्नमेंट में अगर पोर्टफोलियो देखोगे और इनका देखोगे तो दोनों डिफरेंस डिफरेंस किसका किसका है यहाँ पे, तो देख लेते एक बार। फूड एंड एग्रीकल्चर का कौन कौन होते हैं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। लेबर का कौन होता है आपको, जगजीवन राम होते हैं। डिफेंस कौन होते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, सरदार बलदेव सिंह होते हैं। वर्क और माइंस जो होता है वो पावर हाउस का CH भाभा होते हैं। जब आपका पहला कैबिनेट बनता है इंडिपेंडेंस के बाद, फिर से पोर्टफोलियो आपका चेंज हो जाता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर किसको बनाया जाता है, अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया जाता है। डिफेंस जो सरदार बलदेव सिंह को बनाया जाता है। लेबर जगजीवन राम को बनाया जाता है। कॉमर्स CH भाभा को। अब CH भाभा आपको क्या थे यहाँ पे, वर्क एंड माइंस के थे, अब यहाँ पे इनका जो है वो पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। विच लीडर ऑफ मध्य प्रदेश बिकम द डिफेंस मिनिस्टर एंड लेटर होम मिनिस्टर इन नेहरू का, कौन बनते हैं वो, कैलाशनाथ काटजू। 12th नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको, DV
ऑर्डर, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोर देन वंस इन अ गैप बिटवीन देयर पॉलिटिकल करियर, एक से ज्यादा बार कौन बने हुए, तो यहाँ पे 3, 4 और 5। यहाँ पे कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लेते हैं किसका किनका कौन सा ईयर है। विश्व प्रताप सिंह के बारे में अगर देखा जाए तो 89 से 90 के बीच में होते हैं। चंद्रशेखर के बारे में देखा जाए तो ये आपको कौन कब होते हैं, 1990 से 91 के बीच में। एच डी देवेगौड़ा का कब होते हैं, 96 से 97 के बीच में। आई के गुजराल कब होते हैं, 97 से 98 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी कब होते हैं, 1999 से लेकर 2004 के बीच में। विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड द इंडिया, तो ये कौन होता है आपको, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका डेथ कहाँ पे होता है आपको, ताशकंद में होता है। ताशकंद किसका कैपिटल है, उज्बेकिस्तान का। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार कौन आपको बने हुए, तो इसमें ये सारे आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब लिखा हुआ है। पीवी नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के आपको चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मोरारजी देसाई जो आपको बॉम्बे के रह चुके हैं। एच वी देवेगौड़ा जो आप कर्नाटक के रह सकते हैं, रह चुके हैं। चरण सिंह आपको अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी आपको गुजरात के रह चुके हैं, ठीक है। फॉलोइंग हैज नेवर बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो अगर यहाँ पे आपने ऊपर ने देख लिया तो आपको कौन कौन दिखे हैं, एस देवेगौड़ा दिखे आपको, पीवी नरसिम्हा राव दिखे, बट चंद्रशेखर आपको नहीं दिखे, ठीक है। मोरारजी देसाई भी आपको होते हैं सीएम, ठीक है। हु वाज नॉट, अगेन ही सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चंद्रशेखर इनका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन आपको, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो रिपीट करके 3-4 बार पूछ दिया जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हु द फॉलोइंग हैव बीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, बने हुए फाइनेंस मिनिस्टर कौन कौन बने हुए, वीपी सिंह बने हुए, आर वेंकटरमण बने हुए, वाई वी चौहान बने हुए, प्रणब मुखर्जी बने हुए, ठीक है। अभी कब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे आपको, वीपी सिंह आपको 1984 से 87 के बीच में। विक्रम रमन आपको 80 से 82 के बीच में थे। वाई वी चौहान कब थे आपको, 1971 से 75 के बीच में। प्रणब मुखर्जी 2009 से 2012 के बीच में थे। जो एलपीजी बोला जाता है, ये आपको किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये पूछा गया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको, विश्वनाथ प्रताप थे। आप हमेशा कंफ्यूज होना था क्योंकि वेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, पीवी नरसिम्हा राव होगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि एलपीजी रिफॉर्म जो आपको कब आता है, 1991 में आता है। तो इस टाइम पे आपको प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, क्योंकि जो आपको नरसिम्हा राव कमेटी भी बनता है आपको, तो ये याद रखना आपको 1991 में, और इनके टाइम पीरियड में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये सही है आपको। फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर भी थे, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव एट आईएमएफ भी थे, बट ये चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन नहीं होते, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कहाँ से इनको मेंबरशिप कहाँ से था, मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, फ्रॉम असम से मिला हुआ था। तो ये कोई सोच भी नहीं सकता, उनको लगेगा कि कहाँ से होंगे, पंजाब से होंगे। द ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है आपको, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मिनिस्टर मेक अ पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट अदर टू द डेट पॉलिसी, ठीक है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव डिसीजन, दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक दूसरे को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द, एग्जीक्यूटिव पावर तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है ना, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द सिविल, ये आपको सेक्रेटरी होते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो सिविल सर्विस बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से देखना है कि इस कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरीली सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली, ये नहीं हो, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, नहीं, ये भी गलत है आपका। मिनिस्टर जनरली गलत ही होता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जा रहा है कि जिससे आपको टोटल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो हमने देखा था 15% वाला लॉ, जो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये तो 91st अमेंडमेंट से आया था, जो कि 2003 में आया हुआ था। सेम क्वेश्चन है ये,
67 है कैबिनेट कमिटी आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है आपको कि कैबिनेट कमिटी आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। If Prime Minister is a member of committee, he necessarily not be the member of, ऐसा तो नहीं है, कमेटी के भी चेयरमैन भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ये भी आपको क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसीलिए आपका डी आंसर हो जाएगा। दो स्टेटमेंट आपका ट्रू है, 1 और 2, और 3 और 4 क्या आपका इनकरेक्ट है। विद द रेफरेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, क्या सही है आपको, द नंबर ऑफ मिनिस्टर एट द, जो आपको आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे आपको जो कौन होते हैं, कितने मेंबर, कितने मिनिस्टर होते हैं, 18 होते हैं, तो ये सही है आपका डेटा। द नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंटर एट प्रेजेंट, ठीक है, तो ये तो गलत है आपका। रिसेंटली हु वाज असाइंड एज द चेयर ऑफ द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, किसको दिया गया, तो ये स्टैटिक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपडेटेड देख के जाना होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया, तो डायरेक्टली अंडर किसके होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर होते हैं, नहीं, तो किसके अंदर करते हैं काम, आपको प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, सिविल सर्विस बोर्ड के, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया से कौन सा, व्हाइट पेपर क्या होता है आपका, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री, विच एक्सप्लेन द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू कलेक्ट अ फीडबैक बिफोर द बिल इज प्रिपेयर्ड, ये व्हाइट पेपर याद रखना। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया, प्रिपरेशन ऑफ, जो ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग, ठीक है, तो ये करते हैं, सही है आपको। सेक्रेटरीट जो होता है असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटीज, असिस्टेंस देते हैं। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये एलोकेशन क्यों कर सकते हैं, इनके पास इतना पावर थोड़ी होगा, तो ये आपका 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, फोर्थ थर्ड जो है वो गलत है। और अदर फंक्शन बेस के इनका लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन करते रूल एंड बिजनेस का, कन्वे करते मीटिंग के लिए किसको, प्राइम मिनिस्टर को। सर्कुलेशन एजेंडा जो है वो प्रिपेयर करते हैं, सर्कुलेटिंग द पेपर्स रिलेटेड टू केस ऑफ एजेंडा, प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड और डिस्कशन बात करते हैं, वॉचिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, सर्कुलेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द, जो अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर से हो जाता है उसको भी सर्कुलेट करते हैं। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आपको कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, और यही आपको क्या होता है, सिविल सर्विस बोर्ड जो होता है जिसके चेयरपर्सन होते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका किस चीज को लेके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज हमने एक साथ कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।